प्यारे किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल इनोवेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम बठिंडा। तो आज हम बात करेंगे गलघोटू की बीमारी के बारे में। जैसा कि आप बच्चों को सभी को पता भी होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के सभी इलाकों में ये बीमारी आमतौर पे पड़ती है। गलघोटू की बीमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं HS या हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। इसमें क्या होता है, जब ये बीमारी आती है, छूती बीमारी है, और इस बीमारी का मुख्य कारण कुछ बैक्टीरिया हैं जिसको हम पास्चुरेला मल्टोसिडा बोलते हैं। ये बीमारी आमतौर पे देखा गया है कि गर्मियों के दिनों में, बरसातों के दिनों में और ठंड के दिनों में, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब ये बीमारी ज़्यादा होती है। क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं कि जब बरसातें होती हैं या ठंड पड़ती है तो पशुओं को हम बरसातों के दिनों में अपने घरों से बाहर नहीं निकाल पाते। ऐसे ही ठंड के दिनों में हम पशुओं को बाहर नहीं निकाल पाते। जब हम पशुओं को बाहर सूखी जगह पे लेके जा नहीं पाते तो उनके शरीर की जो ताकत है बीमारियों से लड़ने की, वो कम हो जाती है। और इस बीमारी के बैक्टीरिया नॉर्मली पशु के मुंह में पाए जाते हैं। लेकिन जब पशु की खुद की ताकत बीमारियों से लड़ने की कम हो जाती है तो ये बैक्टीरिया मुंह में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, बढ़ना शुरू कर जाते हैं, और जिससे इस बीमारी के लक्षण आते हैं। जब इस बीमारी के लक्षण आते हैं तो आमतौर पर क्या देखा गया है कि ये बीमारी ज़्यादा तौर पे भैंसों में होती है। उसके साथ साथ ये बीमारी गायों में भी होती है, लेकिन गायों में इसके केसेस बहुत कम हैं और रिलेटिवली भैंसों में इसके केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये प्राय अक्सर देखा गया कि अगर 10 एनिमल आप लोगों को बीमार होंगे, उसमें कम से कम 8 भैंसें होंगी और 2 केवल सिर्फ गाय होगी। लेकिन अगर भैंसों की बात भी करें तो जो छोटी उम्र की कट्टियाँ हैं, जब उनकी बछड़ियाँ कट्टे हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस बीमारी का प्रकोप भी थोड़ा सा कम होता जाता है। 6 महीने से पहले ये बीमारी नहीं होती और 6 महीने से 2 साल तक बीमारी के लक्षण बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन 2 साल के ऊपर उम्र वाले पशुओं को ये बीमारी थोड़ी सी रिलेटिवली कम आती है। इसलिए जब भी ये बीमारी आती है, इसके कैसे कैसे लक्षण आते हैं, ये बीमारी कैसे कैसे फैलती है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। जब ये बीमारी आती है तो पशु के मुंह से लालें, जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं, पशु के मुंह से सलाइवा गिरता है। और सलाइवा कहाँ पे गिरेगा? जहाँ पे पशु पट्ठे खाएगा उस पट्ठे के ऊपर गिरेगा, या जो पानी पिएगा पानी के ऊपर भी गिरेगा। अगर दूसरे तंदुरुस्त पशु ये कंटेमिनेटेड फीड, जिस खाने में ये लालें साथ में मिक्स हुई हों या पानी में ये लालें मिक्स हुई हों, जब पशु, दूसरे तंदुरुस्त पशु ऐसा खाना खाते हैं या ऐसा पानी पीते हैं तो उनमें भी ये बीमारी के लक्षण 1, 2, 3 दिन के भीतर आ जाते हैं, तो वो पशु भी बीमार पड़ जाते हैं। इस बीमारी के लक्षण कैसे आते हैं? जब ये बीमारी आती है सबसे पहले क्या होता है कि पशु को बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, जिसमें आमतौर पे देखा गया कि इसका बुखार 106 डिग्री तक आता है। और जब इतना ज़्यादा बुखार आता है तो पशु के खाने पीने की कवायद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पशु उगाली करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और चौथी बात आप देखोगे, इसके मुंह से सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता है और सलाइवा निकल के बाहर गिरता रहता है। और 5वीं बात, जो इसके नाक में डिस्चार्ज आएगा, इसके जो नेज़ल, जिसको डिस्चार्ज बोलते हैं, ये डिस्चार्ज थोड़ा सा गाढ़ा होता है। और जब ये नेज़ल से बाहर निकलता है, जो नेज़ल के सेप्टम के साथ साथ चिपक जाता है, क्योंकि गाढ़ा होने की वजह से चिपकता है। लेकिन ये नेज़ल डिस्चार्ज आम नेज़ल डिस्चार्ज की भांति नहीं होता, इसकी थिकनेस उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके बाद आप लोग को देखोगे ये पशु बिल्कुल अपनी गर्दन नीचे को झुका के खड़ता है। वो अपनी गर्दन को इतना वो तंगी महसूस करता है कि अपनी गर्दन को ऊपर उठा नहीं पाता। और उसके बाद इसके गले की सूजन आनी शुरू हो जाती है। इस रीजन में इसकी सूजन आती है क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें सांस लेने वाला सारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। जब सूजन इसकी आती है, सूजन के साथ साथ इस रीजन में, इसके अगले हिस्से में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है।
सूजन की वजह से जब खून की नालियां दब जाती हैं तो इस हिस्से में पानी इकट्ठा होना, जिसको हम बोलते हैं ये थॉरैक्स पार्ट का एडिमा हो गया, इसमें एडिमा होने शुरू होता है। जब ये उसका गला सोज के कारण दब जाता है, दबने के कारण पशु को सांस आनी मुश्किल हो जाती है। जब पशु को सांस नहीं आती तो वो ऊपर जोर जोर से कराहने लगता है, उसके गले की जोर जोर से आवाज़ आती है, जिसको हम लोग ग्रंटिंग बोलते हैं। जब ये ग्रंटिंग बोलते हैं तब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, और इसके बाद जब उसको सांस नहीं आता, सांस ना आने की वजह से फिर पशु की डेथ हो जाती है। तो डेथ का कारण इसमें केवल रेस्पिरेशन फेलियर ही बनता है। जब हम बात करेंगे कि हमने इसको पशु को इसकी जो ट्रांसमिशन होती है, जो इसका फैलावपन होता है, वो हमने देखा गया है कि ये बीमारी जब गर्मियों में आती है, गर्मियों में से इसमें हाई टेम्परेचर आता है, लेकिन जब ये बीमारी सर्दियों में आती है तो सर्दियों में कई बार एचएस के साथ साथ निमोनिया के लक्षण भी आने लगते हैं। जब निमोनिया के लक्षण आते हैं तब पशु को टेम्परेचर कम होता है, लेकिन उसको केवल सांस लेने में तकलीफ होती है। जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो कई बार सर्दियों में ये बीमारी इतनी एक्यूट आती है, इतनी भयानक आती है कि कुछ ही घंटों में जो छोटी कट्टियाँ होती हैं या जो छोटे कट्टे होते हैं जिनकी 2 साल से कम उम्र होती है, वो तकरीबन अगर सुबह बीमार होते हैं तो शाम को उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो थोड़े से बड़े पशु हैं जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है, उनको कई बार 24 घंटों के बजाय 48 घंटों में उनकी डेथ हो जाती है। गर्मियों में इनका जो डेथ रेट है वो तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन सर्दियों में इनकी डेथ तकरीबन 1 से 2 दिन में हो जाती है। और दूसरी बात क्या देखा गया है कि कई बार जब चेंज ऑफ सीजन आता है, गर्मियों से हम लोग सर्दियों में आते हैं, तो उस ट्रांजिशन पीरियड में फुट एंड माउथ डिजीज की आउटब्रेक होती है। लेकिन फुट एंड माउथ में जो पशुओं की इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें सैकड़ों ही पशु और सैकड़ों ही गांवों में वो बीमारी फैलती है, क्योंकि उस बीमारी के फैलने का जो मुख्य कारण है वो हवा के जरिए बीमारी फैलती है, लेकिन गलघोटू बीमारी हवा के जरिए नहीं फैलती, इसलिए उस बीमारी का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये देखा गया है कि जब ट्रांजिशन पीरियड में मुंह खुर की बीमारी आती है तो उसमें भी पशु की जो क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की वो कम हो जाती है। जब पशु की बीमारियों की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो उसमें भी गलघोटू का अटैक आ जाता है। और ऐसे इलाकों में जहाँ पे मुंह खुर और गलघोटू की बीमारी इकट्ठी आती है तो वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा होता है कि हम सारा डिपार्टमेंट रल के भी इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसमें डेथ लगातार आती रहती है। तो हम लोगों की क्या चेष्टा रहती है, इस बीमारी से हम लोगों को कैसे बचना चाहिए, इस बीमारी से बचने के हम लोगों के क्या उपाय हैं। ये तकरीबन हिंदुस्तान की सभी स्टेट्स में इस गलघोटू बीमारी से बचने के लिए गलघोटू की वैक्सीन स्टेट की डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती है। ये वैक्सीन साल में 2 बार होती है, एक बार बरसातें शुरू होने से पहले, ताकि बरसातों के दिनों में पशु की जब इम्यूनिटी कम होती है ये बीमारी आए ही ना, क्योंकि उनके वैक्सीनेशन लगी होती है। दूसरी बार जब हम वैक्सीनेशन करते हैं वो हम सर्दियों के दिनों में, सर्दी शुरू होने से पहले कर देते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों में फिर ये बीमारी आती है। इसलिए इस बीमारी की वैक्सीन 6 महीने के ऊपर सभी भैंसों और गायों को साल में 2 बार करानी अनिवार्य है। आप लोगों की स्टेट में जिस भी इलाके से आप लोग संबंधित हो वहाँ पे कौन सी वैक्सीन मिलती है, लेकिन एक बार ज़रूर देखी गई है कि इस वैक्सीन के लगाने से 100% इम्यूनिटी